हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 28 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, ऑन द मार्जिन्स विद फुल इक्वालिटी स्टिल आउट ऑफ रीच। तो यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग जुडिशरी का क्या स्टैंड रहा है और हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। डिटेल में देखेंगे इसको। सेकेंड है अनदर शेड ऑफ ग्रे। तो फ़िलहाल फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। थर्ड है द पावर ऑफ एन अपॉलॉजी। तो यहाँ पे किसी कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री से जो माफ़ी मांगी जाती है, अपोलोजाइज किया जाता है एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को किसी मैसेकर में या किसी पास्ट इवेंट को लेकर, तो यहाँ पे इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और फिलहाल आज के सिनेरियो में कितना इम्पॉर्टेंट है ये, इसको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट आर्टिकल है न्यू दिल्लीज वर्टिकल हाफ मेजर ऑन कश्मीर। तो फिलहाल जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर के लीडर्स को बुलाया गया था मीटिंग के लिए, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं और वो कितने इम्पॉर्टेंट थे ये मीटिंग, उसको डिस्कस किया हुआ है इस आर्टिकल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है ऑन द मार्जिन्स विद फुल इक्वालिटी स्टिल आउट ऑफ रीच। तो यहाँ पे देखो बात की जा रही है एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जो कि गे राइट एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। इनका नाम है फ्रैंक कैमिनी। तो 1970s में इन्होंने एक सक्सेसफुली चैलेंज किया था अमेरिका के तब का जो वहाँ पे हम कहें साइकेट्रिक एसोसिएशंस का क्लासिफिकेशन था, जिन्होंने मतलब वहाँ पे ये माना जाता था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ था, और इसके अगेंस्ट इन जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी और इसको चैलेंज किया था 1970s में। फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, द मीगर गेन्स दैट द क्वेयर कम्युनिटी वॉन्ट। अब देखो ये तो बात की जा रही है कि अमेरिका में क्या हुआ। अगर इंडिया में देखो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, जहाँ पे 2 सेक्शंस को, 2 कम्युनिटी को किसी भी बेसिस पे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने को प्रोहिबिट किया गया है, इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है, फ्रीडम को प्रमोट किया गया है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग अलग आर्टिकल, चाहे वो आर्टिकल 14 है, 15 है, 19 है, 21 है, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा प्रोविज़न होने के बावजूद जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, LGBT कम्युनिटीज़ हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और उनके साथ अभी हम देखें पास्ट के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशन इसमें नहीं हुए हैं। जो भी उन्हें कुछ फ़ायदा दिया गया है, जैसे यहाँ पे कहा भी गया हुआ है, द मीगर गेन्स दैट द क्वेयर कम्युनिटी वॉन हैव बीन ग्रांटेड बाय द जुडिशरी नॉट बाय लेजिस्लेचर्स। तो यानी जो भी इन्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचाया भी गया है या इनके पक्ष में कुछ बातें की भी गई हैं, तो वो जुडिशरी के द्वारा आई हैं। इसमें लेजिस्लेचर ने अपना कोई भी योगदान नहीं प्ले किया है। अब जुडिशरी ने का यहाँ पे क्या क्या योगदान रहा है और कौन कौन से वर्डिक्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, पहले हम वो देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जो कि था नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो कि 2009 में ये वर्डिक्ट आया था। और इसमें कहा गया था कि जो सेक्शन 377 है offended the guarantee of equality enshrined in Article 14 of the Constitution because it creates an unreasonable classification and targets homosexuality। अब देखो आर्टिकल 14 इक्वालिटी पे बेस्ड है, यानी हर एक पर्सन को यहाँ पे इक्वालिटी का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो ऐसे में जो सेक्शन 377 है ऑफ IPC, इसमें क्या कहा गया है कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, और जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। और इस जजमेंट में ये कहा गया कि जो क्लासिफिकेशन है ना कि होमोसेक्सुअल जो पर्सन्स हैं उनको एक अलग ग्रुप में रख देना, उनको अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर देना, ये अनरीजनेबल था और ये गलत था। ठीक है, और इस हिसाब से जो सेक्शन 377 है उसको जो ये वर्डिक्ट था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बताया गया और इसको नल एंड वॉइड करार दिया गया। मतलब कि इसके बाद जो होमोसेक्सुअल है उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया आफ्टर दिस वर्डिक्ट ऑफ 2009 बाय
दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। और ये आपको केस का नाम याद रखना है, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, और ये वर्डिक्ट दिल्ली हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो वर्डिक्ट था 2009 का, जिसको हम एक प्रोग्रेसिव स्टेप कह सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, और ये केस था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 है ऑफ द आईपीसी, ये सेक्शन किसका है, आईपीसी का है, ये ध्यान रखना है, इसको रीइंस्टेट कर दिया, यानी कि इसको वापस से एप्लीकेबल बना दिया। यानी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं था, लेकिन इस जजमेंट के बाद होमोसेक्सुअलिटी वापस से क्राइम बन गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, तो 2018 में वापस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक वर्डिक्ट जारी किया गया, और यहाँ पे जो केस था वो था नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये 2018 में जो वर्डिक्ट आया उसमें क्या कहा गया कि एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी टू consensual homosexual behavior between adults was unconstitutional, irrational, indefensible, manifestly arbitrary। यानी जो आईपीसी का सेक्शन 377 है, इसको ही इन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, और ऐसे दूसरे जो राइट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं इस ह्यूमैनिटी से, उसका वायलेशन करते हैं। और इसलिए सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को वापस से इन्होंने खारिज कर दिया। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन को हटा दिया था, जिससे कि होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं रहा था। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट कर दिया, जिससे ये वापस से क्राइम बन गया। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको हटा दिया, और अब कहें कि आज के सिनेरियो में जो होमोसेक्सुअलिटी है एक क्राइम नहीं है। अब दिस जजमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अस लॉन्च पैड फॉर द LGBTQ+ jurisprudence एंड क्वेयर लिबरेशन मूवमेंट इन इंडिया। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करी है इन कम्युनिटीज़ को, जिससे ये भी जो भी ये करना चाहें वो कर सकते हैं, और इनके जो बिहेवियर है, इनके एक्ट्स को क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो हुआ क्या कि इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, health and personal relationship, there is still a lot of discrimination against sexual minorities। तो देखो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हमारी जुडिशरी के द्वारा जजमेंट्स तो पास कर दिए गए हैं, पर अगर रियल लाइफ में देखें, यानी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, आज भी इन कम्युनिटीज़ को बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और इनके बिहेवियर को एक्सेप्टेबल नहीं माना गया है। देखो कोई लॉ बना देने से या कोई जजमेंट पास कर देने से आप सडनली किसी के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा नॉर्म जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था सोसाइटी के लिए, आप सोसाइटी को उसे एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसे रूल्स हैं और ऐसा करना क्राइम है, तो वो चीज़ करने से बचेगी सोसाइटी, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर ये होगा कि क्या चल रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर ये मैटर्स रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकें, और जो LGBTQ कम्युनिटी है इनके राइट्स का वायलेशन ना हो, तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे लेवल से ही स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएं, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं, जहां पे इनके राइट्स को वायलेशन से बचाया जा सके, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि लोग इन कम्युनिटीज़ के प्रति भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस बने और इनके बिहेवियर को भी एक्सेप्ट कर सके और इसको भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल भी आता है और इसमें जनरल पब्लिक का भी रोल आता है, यानी सिविल सोसाइटी का भी रोल यहाँ पे है। सिर्फ गवर्नमेंट अगर रूल बना देगी तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। पर यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यही है कि स्टैंड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी हमारा स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, decriminalization of section 377 of IPC does not automatically translate into a fundamental right for same sex couple to
मैरी, यानी सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया गया है, मतलब ये क्राइम नहीं है, पर इसको हटा देने से या इसको डीक्रिमिनलाइज कर देने से इन कम्युनिटीज़ को ये राइट नहीं मिल गया है कि ये शादी भी कर सकते हैं, यानी इनके पास अभी भी मैरिज का जो राइट है वो नहीं है, वो इसके रिगार्डिंग कोई रूल नहीं बनाया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ही स्टैंड इसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट का ही स्टैंड इसके अगेंस्ट है तो इसको प्रमोट करने में गवर्नमेंट अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगी, ठीक है। अगर हम 21 तक की बात करें, यानी कि आज तक की अगर हम बात करें, तो सेम सेक्स मैरिज को लीगल बताया गया है और परफॉर्म किया जाता है 29 कंट्रीज़ में, इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। यानी वहाँ पे जो LGBT के कम्युनिटी के लोग हैं वो शादी कर सकते हैं और आराम से नॉर्मल जो दूसरे लोग हैं जो कि LGBT कम्युनिटी से नहीं हैं, जैसे वो रहते हैं वैसे ये भी आराम से वहाँ पे रह सकते हैं, कोई इनके राइट्स का वायलेशन नहीं होता है। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी इंडिया की बात करें, तो इसमें जो आर्टिकल 15 है वो कहता है इट सिक्योर्स द सिटीजन फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से ये एक पर्सन को बचाता है बाय द स्टेट, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता है किसी सिटीजन्स के प्रति, और किस बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इन 4 बेसिस पे नहीं हो सकता है, इसके अलावा किसी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि ये 4 कौन कौन से बेसिस हैं, रिलीजन है, कास्ट है, सेक्स है एंड प्लेस ऑफ बर्थ है। यानी आप किसी पर्सन को, किसी कम्युनिटी को आप सिर्फ इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन के हैं या किसी स्पेसिफिक कास्ट के हैं या स्पेसिफिक सेक्स के हैं या फिर उनका प्लेस ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर जगह का है, तो इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, दूसरे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि इन 4 बेसिस के अलावा यहाँ पे एक और बेस इंक्लूड किया जाना चाहिए और वो है जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी किसी पर्सन की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है ये उस पर्सन का प्राइवेट मैटर है और इसके बेसिस पे उस पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे में अगर हम बात करें मई 1996 की, तो साउथ अफ्रीका पहली ऐसी कंट्री बना जिसने कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट किया है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अगेंस्ट किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को। तो अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी लिबरल है। आज हम देखें अलग अलग कंट्रीज़ में अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे अगर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो गलत है कि 21वीं सेंचुरी में भी आकर जहाँ पे हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, उसके बावजूद हम इस तरह के का माइंडसेट रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे नैरो सोच को शायद दिखाता है या फिर कल्चरली हम एक्सेप्टेबल नहीं हैं हमारे नॉर्मल सिचुएशन जो अभी तक हमने देखी है उसके अगेंस्ट। ऐसे में अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे भी यूके ने भी एक लॉ पास किया था, एक बिल बनाया था वहाँ पे जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग लॉ इन 2017। अब इसमें देखो ये जो लॉ है ये किसके नाम पे रखा गया था, तो एक पर्सन थे वर्ल्ड वॉर 2 से जो कि जुड़े हुए थे जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग, और ये क्या थे, कोड ब्रेकर थे, जैसे कि मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि कंप्यूटिंग के इंजीनियर्स थे। और यहाँ पे हुआ क्या था, मतलब इस लॉ के अंडर ये कहा गया कि उन सभी लोगों के साथ जो कि इस बिहेवियर की वजह से या उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से किसी भी पर्सन को अगर उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको पर्सिक्यूट किया गया, उनको कन्विक्ट किया गया है, तो उनसे माफ़ी मांगी गई थी इस लॉ के तहत। यानी यूके में भी इसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव लॉ लाने की यहाँ पे बात कही जा रही है। तो अब देखो इंडिया में ये कहा गया, जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने ये डायरेक्ट किया है, जो हमने 2018 का केस देखा था नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें यहाँ पे ये कहा गया, इन जज के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया कि गवर्नमेंट टू सेंसिटाइज द जनरल पब्लिक एंड ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिशियल्स to reduce and finally eliminate the stigma associated with LGBTQ community through the mass media and official channels।
तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया कि वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, जो जनरल पब्लिक है उनको अवेयर किया जाए, जो ऑफिशियल्स हैं जैसे कि पुलिस ऑफिशियल, क्योंकि इनके रिगार्डिंग अगर कोई केस आता है तो उनको डील करने के लिए तो ये ऑफिशियल्स ही सामने आएंगे ना। और अगर इन ऑफिशियल का जो ऑफिसर्स है उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू उसके अगेंस्ट होगा या इन कम्युनिटी का ये साथ नहीं देंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, तो हमेशा इन कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट ये जो ऑफिसर्स हैं इनमें अवेयरनेस आए और ये ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो इन कम्युनिटीज़ के प्रति। तो ऑफिशियल्स हैं जैसे कि पुलिस ऑफिशियल्स हैं या फिर दूसरे अलग अलग पब्लिक, जनरल पब्लिक में भी इस तरह की अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, जो कि LGBTQ कम्युनिटी से जुड़े हुए जितने भी स्टिग्मा हैं उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। पहले कोशिश करें कि धीरे धीरे कम हो और फाइनली इसको ख़त्म किया जा सके। अब ऐसे में मास मीडिया का सहारा लिया जा सकता है, ऑफिशियल चैनल्स हैं। तो आजकल तो इतने सारे हम कह सकते हैं कि सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन जो है बहुत एक्सटेंसिव वे में चलाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। द ओनस रिमेन्स विद द सिविल सोसाइटी, द सिटीजनरी कंसर्न्ड एंड द LGBTQ कम्युनिटी इट्सेल्फ। तो यहाँ पे फ़िलहाल गवर्नमेंट का तो रोल है ही, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का रोल आता है, सिविल सोसाइटी का रोल आता है, क्योंकि जब तक हमारी सोसाइटी इनको मतलब उनमें अवेयरनेस नहीं आएगा और वो ज़्यादा एक्सेप्टिंग नहीं बनेंगी इन कम्युनिटीज़ के प्रति, तब तक चेंज नहीं आएगा हमारी सोसाइटी में। साथ ही साथ यहाँ पे जो LGBTQ कम्युनिटी है उनका भी रोल आता है कि उन्हें भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा जिससे कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो देखो ऐसे में ये भी किया जा सकता है कि LGBT कम्युनिटीज़ में को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट में और अलग अलग सेक्टर्स में इन्हें आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जनरल पब्लिक के साथ इनका इंटरेक्शन एक अलग तरीके से हो और फिर लोग इनके प्रति ज़्यादा एक्सेप्टिंग बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फ़िलहाल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है। हालांकि इन कम्युनिटीज़ का भी एक अधिकार है, जैसे हमारा एक अधिकार है, हम अपने राइट्स के प्रति कंसर्न रखते हैं, सेम इनका भी है, तो इनके प्रति भी सोसाइटी को ज़्यादा एक्सेप्टिंग बनना होगा। सेकंड हम देखते हैं अनदर शेड ऑफ ग्रे। तो देखो पाकिस्तान को 2009 में पहली बार ग्रे लिस्ट में रखा गया था, किसके द्वारा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। और ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये कई सारी जो कंट्रीज़ हैं उनसे मिलाकर बनाई गई। इसमें ऑलमोस्ट 34 कंट्रीज़ हैं, आई थिंक जितना 39 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में। तो पहली बार 2009 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में रखा गया था और 2015 में इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था। फिर वापस 2018 में इसको ग्रे लिस्ट में रख दिया गया और ग्रे लिस्ट में रखने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान को करनी थी। एक लिस्ट प्रोवाइड की गई थी कि अगर आप ये चीज़ें कर देते हो आप अपनी कंट्री में, तो आपको इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और ग्रे लिस्ट का एक ज़्यादा हम कहें कड़ा नॉर्म होता है ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान को ये कहा जा रहा था कि हो सकता है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए अगर पाकिस्तान जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है उसको अगर पूरा नहीं कर पाता है। तो देखो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका मेन मकसद क्या होता है कि ये एक्ट करते हैं जितने भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो टेररिज्म को जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके और टेररिज्म को फंड करने से रोका जा सके। तो ये काम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो ऐसे में फ़िलहाल एक मीटिंग हुई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की और इसमें पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है और कुछ और टास्क ऐड कर दिए गए हैं इस लिस्ट में जो पाकिस्तान को पूरे करने थे। और इस मीटिंग में देखा गया कि पाकिस्तान ने अपने जो 27 पॉइंट्स इन्हें दिए गए थे, टास्क दिए गए थे, उनमें से 26 तो इसने पूरे कर दिए, पर एक टास्क ये पूरा नहीं कर पाया था और वो था कि जितने यहाँ पे टेररिज्म के ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मोहम्मद है, लश्कर-ए-तैयबा है, अल-कायदा है, तालिबान है, तो यहाँ पे एक जो लीडर है मशहूर अजहद, उसको अरेस्ट करना था और उसको कन्विक्ट करना था और इसमें पाकिस्तान फेल हो गया है। तो इस वजह से पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इसके बाद देखो
तो इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने कहा था, जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने ऐसे कई सारे लॉ को इंट्रोड्यूस किया है और उसमें अमेंडमेंट किया है जिससे जो कि रिलेटेड है टेरर फाइनेंसिंग से, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रोसिक्यूट किया गया है, जो कि लिस्ट प्रोवाइड की गई थी पाकिस्तान को। उसमें ऑलमोस्ट 30 या उससे ज़्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो कि अलग अलग फैक्शन से रिलेटेड थे, यानी टेररिज्म आउटफिट से रिलेटेड थे, उनको पाकिस्तान में प्रोसिक्यूट किया गया है। पर यहाँ पे देखो, जो मेन लीडर है जैश ए मोहम्मद के जो मेन लीडर हैं मौलाना मशहूर अजहर, उनको अभी भी अरेस्ट नहीं किया गया है। उनके अगेंस्ट कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं चलाया गया है पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान ने यहाँ पे एक ये भी चिंता जताई है कि इंडिया बहुत सारे कड़े स्टेप्स ले रहा है और ऐसे स्टेप्स ले रहा है कि जिससे पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में ही बना रहे। अब देखो, ग्रे लिस्ट में रखने से होता क्या है कि जो भी एड पाकिस्तान को प्रोवाइड की जाती थी पहले, अब उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी टास्क हैं, अगर पाकिस्तान कंप्लीट नहीं करता है तो वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। और अगर ये टास्क करने से मना कर देता है या उसे नहीं कर पाता है तो हो सकता है ग्रे लिस्ट की बजाय पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। और वहाँ पे जो नॉर्म्स हैं कहीं ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं और काफ़ी सारे सैंक्शंस भी पाकिस्तान पे उसके बाद लग सकते हैं। तो देखो, हर बार यही हो रहा है, पिछले कई 2018 से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बना हुआ है, ना इसको अपग्रेड किया जा रहा है ना इसको डाउनग्रेड किया जा रहा है। हर बार थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया जाता है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट की। हालांकि फ़िलहाल पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है, बना हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो ऐसे में इंडिया मस्ट पुश फॉर जस्टिस इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स। तो इंडिया को यहाँ पे प्रेशर डालना चाहिए और क्रॉस बॉर्डर जो टेरर अटैक्स होते हैं उनमें जस्टिस की डिमांड की जानी चाहिए, क्योंकि हम देखते ही हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं इंडिया में और अलग अलग अटैक्स होते हैं उसमें कितनी ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है और कितना वायलेंस फैलता है हमारी कंट्री में। तो इंडिया को यहाँ पे प्रेशर डालना चाहिए और इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ, जो कि है द पावर ऑफ एन अपॉलजी। तो फ़िलहाल देखो, मई में जर्मनी ने और फ्रांस ने दोनों ने माफ़ी मांगी है। जर्मनी ने माफ़ी मांगी है नामीबिया से और फ्रांस ने माफ़ी मांगी है रवांडा से। तो जर्मनी ने जो नामीबिया से माफ़ी मांगी है वो किस लिए है? ये जो ऑफिशियल अपोलोजाइज टू नामीबिया फॉर द मैसेकर ऑफ हैरेरो एंड नामा पीपल in 1904 to 1908 and called it a genocide for the first time। यानी पहली बार जर्मनी ने ये माना है कि नामीबिया में जो 1904 से लेकर 1908 के बीच में जो भी मैसेकर्स हुए थे वो जीनोसाइड था, ठीक है, यानी मानव हत्या की गई थी। और ये दो कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट था, हैरेरो एंड नामा पीपल के अगेंस्ट। और सेम ऐसे ही इस तरह के एक्ट के लिए फ्रांस ने रवांडा से माफ़ी मांगी है। तो आपको यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, नामीबिया और रवांडा, इन चारों की लोकेशन मैप पे ज़रूर देखनी है और इनके आसपास इम्पॉर्टेंट लोकेशंस या कोई वाटर बॉडी है, माउंटेन है, तो आपको उनकी भी लोकेशन देखनी है यहाँ पे। अब देखो, ये जो अपॉलॉजी मांगी जाती है किसी कंट्री के द्वारा जिसके द्वारा कोई ऐसा हीनस क्राइम एक्ट किया गया था पास्ट में, तो उसके आज के टाइम में क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, मल्टीपल हम कहेंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि ये आज के टाइम में दोनों कंट्रीज़ के बीच की जो रिलेशन है या कड़वाहट है, उसको कड़वाहट को दूर करके रिलेशन को स्ट्रेंथन करता है और इन लोगों को भी हेल्प करता है कि वो अपने पास्ट के साथ रिकंसाइल कर सकें और पास्ट में जो भी हुआ था उससे उभर कर आज खुशी खुशी रह सकें। और ये एक लेसन भी होता है हमारी हिस्ट्री से, जिससे कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो वापस से फ्यूचर में दोहराए ना जाएं। और साथ ही साथ उन लोगों को जिनके अगेंस्ट इस तरह का क्राइम हुआ होता है उनको ये एक सेंस ऑफ जस्टिस एंड ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड करते हैं कि देखो, पास्ट में जो हुआ वो हुआ, आज के टाइम में उसको सुधारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं माफ़ी मांग के उनको खुशी दी जा सकती है, उनको संतोष दिया जा सकता है और उनको कहीं ना कहीं वो फीलिंग दिलाई जा सकती है कि वो जस्टिस फील करें कि हाँ, उनके साथ न्याय हुआ है। तो अब ऐसे में आगे देखो, टर्की का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं।
कि टर्की ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम आर्मीनिया में काफ़ी सारा मैसेकर हुआ था और इसको जर्मनी ने जीनोसाइड मानने से इनकार कर दिया है, जबकि हाल ही में यूएस ने जीनोसाइड रिकॉग्नाइज़ किया है और यूएस का कहना था कि जर्मनी में जो भी हुआ था वो जीनोसाइड है जो कि टर्की के द्वारा कराया गया था। और इसके बाद ही टर्की एंड यूएस के रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए हैं। अब ऐसे में अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा ने भी इंडिया को अपोलोजाइज़ किया था 2016 में। और किस इंसिडेंट के लिए, तो आपको याद होगा कि 1914 में एक शिप था जो कि एशियन लोगों को लेकर कनाडा गया था और उस शिप का नाम था कोमागाटामारू शिप। और इसमें जितने भी लोग थे उनमें से एक भी पर्सन को कनाडा में नहीं उतरने दिया गया था और उस जहाज़ को वापस भेज दिया गया था और वो वापस कलकत्ता आया और यहाँ पे लोगों को उतरने दिया गया। और ब्रिटिशर्स ने इन सभी को रेवोल्यूशनरिस्ट माना और इनके अगेंस्ट, इनमें से बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट काफ़ी कड़े एक्शंस लिए गए थे। ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद कनाडा ने इंडिया से माफ़ी मांगी और 2018 ने कनाडा से माफ़ी मांगी। देखो हुआ क्या था कि जब नाज़ी परसिक्यूशन जारी था जर्मनी में तो बहुत सारे ज्यूइश लोग वहाँ से भागकर अलग अलग जगह जा रहे थे रिफ्यूजीज़ के रूप में और अपनी जान को बचाने के लिए। तो ऐसे में 900 ज्यूइश लोग थे जो एक बोट में थे, एक शिप में थे और वो कनाडा गए। तो सेम जैसे इस शिप के साथ इंसिडेंट हुआ था, यानी कि इसको भी यहाँ पे भी लोगों को नहीं उतरने दिया गया और इनको वापस भेज दिया गया। और सोचो अगर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट वहाँ पे क्राइम हो रहा है, उनको मारा जा रहा है और ऐसे में आप उन्हें शरण ना देके वापस भेज दोगे, यानी कि आप उनको मौत के मुंह में डाल रहे हो। तो इस इंसिडेंट के लिए कनाडा ने अपोलोजाइज़ किया था। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इस तरह की जो अपॉलॉजी है उसमें करेज की रिक्वायरमेंट होती है, गुडविल की रिक्वायरमेंट होती है, कंपैशन की रिक्वायरमेंट होती है और ह्यूमैनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और आज के टाइम में जब हम ये देखें कि अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है म्यांमार में, जहाँ पे पावर को हासिल करने के लिए पावर को हासिल करने के लिए वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। तो ऐसे टाइम में आज इस तरीके का एक अच्छा इंटेंशन दिखाना या माफ़ी मांगना बहुत, हम कहें, ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए। और इसके लिए आपको एक करेज की ज़रूरत होती है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और सामने वाले के सामने आप माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो नॉर्म्स हैं, जो माफ़ी है या जो अपॉलॉजी है, वो कहीं ना कहीं जो दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में भी पॉजिटिविटी लेकर आएगी, उनके रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगी और जो कड़वाहट है लोगों के बीच में पास्ट को लेकर वो भी उनको भुलाने में हेल्प करेगी। यानी इसका हम कहें कि पॉलिटिक्स में एक मोरल डायमेंशन ये ऐड करती है इस तरह की चीज़ें। और चाहिए कि आजकल की जो कंट्रीज़ है ना, जो चाहिए कि वो लीडर बने या ग्लोबल पावर बने, तो वो जनरली किसके बेसिस पे अपने आप को पावरफुल मानती हैं? मिलिट्री के बेसिस पे, इकॉनमी के बेसिस पे, या उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का एक हब होता है उसके बेसिस पे। तो आप मिलिट्री के बेसिस पे या इकॉनमी के बेसिस पे, फिनेंशियल हब के बेसिस पे आप अगर लीडरशिप चाहते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट और ऐड होना चाहिए और वो है मोरालिटी का एस्पेक्ट। इसके बिना आप कितने भी पावरफुल हो जाएं पर आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री कभी नहीं बन सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है जो कि होना चाहिए और लोगों में कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को स्ट्रेंथन करने में भी इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और दो कंट्रीज़ के बीच में ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट आर्टिकल जो कि है न्यू दिल्लीज टैक्टिकल हाफ मेजर ऑन कश्मीर। तो बेसिकली यहाँ जो राइटर हैं हैप्पी मॉन जैकब, ये गवर्नमेंट की जो फ़िलहाल की पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट ने जो मीटिंग बुलाई थी जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स को लेकर, उसको क्रिटिसाइज़ किया है और उनके अगेंस्ट यहाँ पे बात की गई है। इनका कहना ये है कि पहले तो 2019 में जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370, उसको ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 370 को वहाँ पे एब्रोगेट कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया है ये कहकर कि वहाँ पे स्टेटहुड को वापस से रीइंस्टेट किया जाएगा। मतलब पहले जैसी सिचुएशन तो नहीं होगी, स्पेशल स्टेटस का दर्जा तो नहीं मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर को, बल्कि यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जैसे नॉर्मल स्टेट्स हैं, दूसरे स्टेट्स हैं, वैसा ही स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को भी बनाया जाएगा।
तो ऐसे में राइटर का कहना यहाँ पे ये है कि जो वहाँ के लीडर्स की डिमांड थी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पहले वाला स्टेटस था उसको रीइंस्टेट किया जाए, वो तो दब ही गई है। ये क्लेवर मूव है, एक पॉलिटिकल मूव है बीजेपी के द्वारा, जो कि यहाँ के जो लीडर्स हैं उनमें उस डिमांड को ही ख़त्म करता है। और यहाँ पे अब बात आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब और कितना चाहती है, किस तरीके का स्टेटहुड का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के पीछे जो जस्टिफिकेशन दिया गया था वो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी का एक नया एरा शुरू किया जाएगा, और सेकंड, टेररिज्म को वहाँ से बाहर भगा दिया जाएगा। तो राइटर यहाँ पे इसके अगेंस्ट कह रहे हैं कि ना तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट आया है, ना कोई प्रॉस्पेरिटी आई है, और ना ही टेररिज्म को कश्मीर से बाहर निकाला गया है। तो देखो यहाँ पे जो राइटर का ये स्टैंड है कहीं ना कहीं मैं कहूँगी सही नहीं है, क्योंकि अगस्त 2019 में ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाया गया था, और मार्च 2020 से ही लॉकडाउन और ये पैंडेमिक की सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो कुछ महीनों में किसी भी स्टेट को डेवलपमेंट के पाथ पर लेकर जाना, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाना या उसकी काया पलट कर देना किसी भी गवर्नमेंट के बस में नहीं है। तो सिर्फ आप कुछ महीने के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने जो अपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, ठीक है। पर हाँ, राइटर का यहाँ पे यही स्टैंड है कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे वो वहाँ पे पूरे नहीं किए गए हैं। और इसके बाद अब जो मीटिंग बुलाई गई है इससे बीजेपी को ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो डिमांड थी वहाँ पे स्टेट के पहले वाले दर्जे को रीइंस्टेट करने की वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे देखो, जो जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके पास दो रास्ते हैं, या तो ये अब जो स्टेटहुड का दर्जा दिया जा रहा है इसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर इसको एक्सेप्ट ना करें। अब अगर देखो, जितने भी लीडर्स हैं वो पावर का गेम खेलते हैं, उन्हें पावर चाहिए होती है। अगर यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को, तो इन पॉलिटिकल लीडर्स के पास वापस से पावर आ सकती है, और अगर ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये पावर से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में अब ये स्टेटहुड तो दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को, और वो लीडर्स एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है, पर आर्टिकल 370 के जैसा स्टेट जो पहले था वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में कितनी सीट्स दी जाएंगी, कितने वहाँ पे एमएलएस के नंबर्स होंगे, वो इसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे राइटर का कहना ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर दो अलग अलग रीजन्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जो वहाँ के लीडर्स हैं वो बेनिफिट उठाते थे इस चीज़ का कि कश्मीर में जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी वो ज़्यादा थी और जम्मू में कम थी। तो इसीलिए जितने भी वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं या मेजॉरिटी पार्टी रही है वो कश्मीर से ही रही है। तो अब जो डीलिमिटेशन कमीशन हो रहा है, हो सकता है इसके बाद जम्मू को ज़्यादा सीटें अलॉट की जाएँ वहाँ के पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो ऐसे में हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि कश्मीर से मेनली बेस्ड हैं उनका इफ़ेक्ट यहाँ पे थोड़ा कम हो जाए, और जम्मू के एरिया से जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा मजबूती मिले। तो ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चॉइस दी गई है इन लीडर्स को जो कि JNK के हैं कि आपको या तो कुछ मिल जाए यहाँ पे या तो कुछ भी ना मिले, मतलब समथिंग वर्सेस नथिंग के बीच में अगर आप चूज़ करना चाहें या वो लीडर्स चूज़ करना चाहें तो वो समथिंग ही चूज़ करेंगे, समथिंग को ही, मतलब स्टेटहुड का दर्जा ही वो वापस लेने की बात करेंगे, जिससे कि जो वहाँ के जो लीडर्स हैं वो भी पावर में आ सके और वो भी एक तरह से इफ़ेक्टिव अपना रोल प्ले कर सके जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो इंटरनल मैटर्स हो गए। अगर हम एक्सटर्नल मैटर की बात करें, यानी कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन की बात करें, तो जब हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था उसके बाद पाकिस्तान का कहना ये था कि हम किसी भी तरीके से इंडिया के साथ इंगेज तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हम इंडिया के साथ तब तक इंगेज नहीं करेंगे जब तक कि इंडिया इस आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है उसको ख़त्म नहीं कर देता है और वापस जो पहले से जिस तरीके का स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को उसको रीइंस्टेट जब तक ना करें हम बातचीत नहीं करेंगे। पर फिर हमने इसके बाद देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बातचीत भी हुई बैक चैनल के थ्रू, और फरवरी 2021 में
सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। LOC में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम बायलेटरल रिलेशन की बात करें तो वहाँ पे भी इंडिया का जो हम कहें पोजीशन एक अच्छी बनी हुई है कि इंडिया ने वहाँ पे भी अपने रोल को जो था वही रखा है, कुछ चेंज नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि इस कश्मीर का जो भी मैटर है उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाया जा सके, पर ऐसा हो नहीं सका। द्वारा जो यूनियन हमारी गवर्नमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के द्वारा वहाँ की जनता का कोऑपरेशन और साथ चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया है। और इस मीटिंग से बीजेपी का कोई ऑपोजिशन नहीं हुआ है, और उनकी जो मीटिंग है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चली है, और इसके रिज़ल्ट बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब हालांकि ये जो पॉलिसी है ये सक्सेसफुल होती है या ये फेल हो जाती है वो तो फ्यूचर बताएगी, और वो तब पता चलेगा जब कश्मीर में एक नॉर्मल सिचुएशन को रिज्यूम किया जाएगा, और फिर अगर वहाँ पे नॉर्मैलिटी बनी रहती है, चीज़ों को अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तब तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो मूव था वो एक अच्छा मूव था, अदरवाइज़ इसको भी एक फेल मूव माना जाएगा। अब देखो इस आर्टिकल में हम कहें तो जितने भी जो एक्सप्रेस किया है इस राइटर ने अपने व्यूज़ को जो एक्सप्रेस किया है वो एंटी गवर्नमेंट स्टैंड है, और इस तरीके के व्यूज़ को हम एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मैंने इस आर्टिकल को इसलिए एक्सप्लेन किया है कि एक डायमेंशन आपको ये भी पता चल जाए, ठीक है। पर आपको इसको एग्ज़ाम में कोट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी एंटी जो स्टैंड है गवर्नमेंट मूव्स का, पॉलिसीज़ का, आप उसको एग्ज़ाम में कोट नहीं करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मूव्स थे, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी, उसके क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं, और अगर कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन है तो उसको हम चैलेंजेस कहेंगे कि वो चैलेंजेस हैं और उसको किस तरीके से हमें टैकल करना चाहिए, यानी सॉल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। इस वे में हमें इस आंसर को फ्रेम करना होगा, या हमारे जो व्यूज़ हैं वो ऐसे ही होने चाहिए, किन पॉलिसीज़ के क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं और क्या चैलेंजेस उभर कर सामने आए हैं, और उसके क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। So thank you so much for watching this video, and if you like this video, kindly like this video, share and subscribe to my channel. Thank you.